नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 4 फरवरी 2026 और करंट अफेयर्स के सीरीज में हम इन सारे आर्टिकल्स जो कि न्यूज़पेपर में दिए गए थे उनको सबको डिस्कस करेंगे। प्रेशर ऑन दीपोर बील, देखिए बोला जा रहा है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स जो है दीपोर बील में वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है और उसका मेन रीजन है इंक्रोचमेंट्स। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स मतलब ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। नाउ दीपोर बील वेटलैंड के बारे में सबसे पहले तो देख लेते हैं। यस, असम के गुवाहाटी में यह सिचुएटेड है। यह एक रामसार वेटलैंड साइट है। जी हां, यह रामसार वेटलैंड साइट है, मतलब इसको एक अलग लेवल का प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। यही नहीं, ये रामसार वेटलैंड साइट होने के साथ साथ एक बर्ड सेंचुरी भी है और यह एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। इनफैक्ट स्टॉर्म वाटर रिजर्वायर भी इसको बहुत समय बोला जाता है गुवाहाटी के सिटी का, क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना, दैट आपको तो पता ही है नॉर्थ ईस्ट काफी ज्यादा फ्लडेड होता है एंड पास से ही दीपोर बील ने फंक्शन किया है एज ए रिजर्वायर फॉर द एक्सेस ऑफ वाटर जो क्या गुवाहाटी सिटी में रहता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और अभी ये आर्टिकल क्यों आया था? यस, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे जो क्या सेलिब्रेट किया गया था रिसेंटली नियर द दीपोर बील बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एनजीओ है इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट वेटलैंड, राइट। और पार्टिसिपेट किया गया था अराउंड 50 स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा। और आपको तो कल के आर्टिकल्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट यस, इसका थीम क्या है 2026 का? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। नाउ सवाल होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस नॉलेज। देखो, ये जो ट्रेडिशनल या फिर इंडिजिनस नॉलेज है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ द कहीं ना कहीं डिलीवर करना लोगों तक। मतलब आप अगर कोई चीज मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो और अगर आप उनके पर्टिकुलरली लोकल लैंग्वेजेस में अगर आप उसको पहुंचाओगे ना तो बच्चा भी सीखेगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक बच्चे को और ले ले बाबू चोना, और ले ले बाबू चोना, उस समय क्या कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है मम्मी के द्वारा बच्चों को, राइट? उस समय बोला जाता है दैट हाँ, जो भी रीजनल लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एसमीज, सो एन एसमीज पेरेंट्स विल बी लाइक वो जो बच्चे से 24 घंटा वो बच्चा वही सुन रहा है, एसएमईज ही सुन रहा है, तो बच्चा तो एसएमईज ही हो जाएगा ना। एक अगर तमिल पेरेंट्स का बच्चा आएगा तो वो पेरेंट्स सब समय तमिल में बात करेंगे तो बच्चा सब समय तमिल ही नहीं सीख लेगा। अगर कोई मराठी रहेगा तो मराठी, पंजाबी रहेगा तो पंजाबी, राइट। सो अभी जो इस बार का थीम भी तो यही है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ। तो ट्रेडिशनल नॉलेज का अगर देख लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिलीवरिंग द मैसेजेस, राइट। तो यही नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी देख लीजिएगा, यस, जैसे वेटलैंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स, है ना, ये कहीं ना कहीं इस बार का थीम है। और लोकल ट्राइब्स अगर देख लीजिएगा हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ऑन दीपोर बील, मतलब वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज जो क्या कहीं ना कहीं दीपोर बील के आसपास रह रही है, वो दीपोर बील के ऊपर लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। वो दीपोर बील के ऊपर ही कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। यही नहीं, वो लोग जानते हैं हाउ टू बैलेंस द ओवरऑल इकोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स, जो कि आर्टिकल में भी कवर किया गया था, दैट क्या क्या ऐसे थ्रेट्स है जो क्या दीपोर बील को रीसेंट फेज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा थ्रेट तो है लैंड का इंक्रोचमेंट, क्योंकि अगर आप पास सैटेलाइट डेटा भी अगर देख लीजिएगा, कंसीडर दैट दिस इज द दीपोर बील, राइट, जो क्या कंडीशन है मैं मान के चल रहा हूं 2000 में, बट अभी 2026 में ये श्रिंक कर गया, चारों तरफ से ये श्रिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो है लोग कहीं ना कहीं यहां पे सेटल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है देयर इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन एंड अराउंड दिस रीजन। कहीं यही नहीं, वेस्ट डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इंडस्ट्रियल वेस्ट ले लो या फिर आप नॉर्मल गार्बेज या फिर सॉलिड वेस्ट ले लो, ये सब भी डंप किया जा रहा है। अर्बनाइजेशन तो है ही, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन भी जो हो रहा है ना, ये अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट हो रहा है अराउंड द रीजन्स ऑफ वेटलैंड्स। और ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं दीपोर बील को पुश कर रही है टुवर्ड्स एन इकोलॉजिकल कोलैप्स, जो क्या आज नहीं शायद, बट यस आने वाले समय में हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो सवाल होता है इकोलॉजिकल जब कोलैप्स होगा तो यार कैसे इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी इससे इन्फ्लुएंस होगी। तो देखो क्लियरली बोला गया है, देखो वेटलैंड जो है ना बहुत हद तक तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऑफ प्रिस्टीन एग्जांपल वेयरइन द नेचर इज इंटैक्ट, राइट। क्योंकि अगर नेचर इंटैक्ट, क्योंकि वेटलैंड में देखो वैराइटीज ऑफ फ्लोराज हम लोग को देखने को मिलता है। तो यस, ये एक प्रिस्टीन नेचर है और ये अगर पोल्यूटेड या फिर डिग्रेडेड हो गया
तो इससे क्या होगा, लॉन्गर रन में बर्ड के हैबिटाट्स लॉस हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है हमारा वाटर रेगुलेशन का फंक्शन। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या है ऑन द इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज? जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज ही हुए जा रहा है, यही नहीं एक्सक्लूजन हो रहा है इनका फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, इरोजन हो रहा है ऑफ द कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हमें ग्रो अप होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। इसके बेसिस पे मैंने एक आज आपको थोड़े दिन में एक एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वो जो है ना शॉर्ट्स में अपलोडेड होगा, सो मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, राइट। चलिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आर्टिकल है, जहां पे क्लियरली बजट में देखो एक्चुअली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बोला गया था दैट उसमें टैक्स लगेगा। तो बहुत जाने कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया ना दैट अरे भाई कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लोगे, पहले तो आप लोगों ने बोला था नहीं लोगे, फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया दैट देखो भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स उन्हीं को लगेगा जो कि मैच्योरिटी से पहले बेच देंगे या फिर जिन्होंने बाहर से अलग अलग सोर्सेस से खरीदा है, राइट। तो बट उनको ये बिल्कुल इट विल नॉट अप्लाई टू द इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसको परचेज किया फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, राइट, उनको नहीं लगेगा। बट यस डिफरेंट अदर मीडियम ऑफ सोर्सेस जहां से आपने परचेज किया है उसके लिए लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सवाल होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या भाई? देखो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो क्या गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ने पहले क्या सोचा था दैट फिजिकल गोल्ड जो है ना ये मार्केट में सर्कुलेशन तो होता नहीं। आपने सोचो ना आपके मम्मी ने आपके पापा ने अगर फिजिकल गोल्ड खरीद लिया उसको अलमीरा में या फिर लॉकर में ही रखे हुए होंगे, क्या उसको मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा दैट क्यों हम लोग वो सब क्यों इंपोर्ट करें फिजिकल गोल्ड, क्यों ना हम लोग एकदम डिजिटल गोल्ड या फिर पेपर गोल्ड लाए, राइट, जिसमें रियलिटी में कोई गोल्ड नहीं होगा बट गोल्ड का ही वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर ईयर के बाद मिल जाएगा। तो वही बोला गया द लॉन्च ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को पहले लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब? बाई 2015 को। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यस ये जो फिजिकल गोल्ड जो हम लोग होल्ड करते थे उसका सब्स्टिट्यूट था, है ना। इससे जो हम लोग फिजिकल गोल्ड का जो इंपोर्ट करते थे वो डिक्रीज हो रहा था बट साथ ही साथ आपका पैसा भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा था, राइट। तो वही बोला गया द बॉन्ड इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कौन कौन खरीद सकते थे ये बॉन्ड्स? देखो ये एक इंडिविजुअल हम और आप तो खरीद ही सकते थे बट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी खरीद सकता है, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इसको खरीद सकता था। नाउ सवाल होता है दैट क्या कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट था क्या? हाँ भाई, ऐसा थोड़ा ना दैट आपको 100 किलो का मन कर रहेगा तो 100 किलो खरीद लीजिए, नहीं 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 नहीं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट था 4 किलो का, राइट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का 4 केजी का और ट्रस्ट जो है वो 20 केजीज तक खरीद सकते थे। और इसका टर्म क्या था? टर्म ऑफ बॉन्ड जो था वो 8 साल के लिए था जिसमें आपको एग्जिट ऑप्शंस भी दिया जा रहा था ऑन द 5th ईयर, 6th ईयर या फिर 7th ईयर, है ना। एंड इसका सेलिंग दैट इज बॉन्ड जो है उसको सोल्ड तभी किया जा सकता है थ्रू द ऑफिसेज ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक या फिर शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक या फिर डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया वहां से भी आप डायरेक्टली इसको बेच सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली अभी के बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था दैट आने वाले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपीस ये इन्वेस्ट करेंगे किसमें? जिससे हमारे देश में प्रमोट किया जा सके कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोर टेक्नोलॉजीज को। नाउ ये कहीं ना कहीं इंडिया का कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट हाँ इंडिया इज वेरी मच कमिटेड फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इंडिया इज वेरी मच कमिटेड फॉर डीकार्बोनाइजेशन, राइट। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज? तो देखो इसको अगर प्रॉपरली मैं ना इसको CCUS मतलब एक काइंड ऑफ सिनोनिम यूज किया गया, राइट। तो मतलब काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है, राइट, माफ कीजिएगा। तो
समझ जाइएगा, बार बार कंफ्यूजन मत क्रिएट होना चाहिए। सीसीयू इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नाउ सवाल होता है व्हाट इज दिस सीसीयूएस? देखो ये वैसे टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू आप आसमान या फिर इंडस्ट्री से जो कार्बन निकल रहे हैं, राइट, उसको आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। जी हाँ, जिसको बाद में रीयूटिलाइज या फिर स्टोर भी किया जा सकता है परमानेंटली अंडरग्राउंड। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, उसको रिड्यूस करना। राइट नाउ अगर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, यस मेन तो ऑब्जेक्टिव है ही कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करना थ्रू पावर प्लांट, रिफाइनरीज एज वेल एज सीमेंट, स्टील एंड डिफरेंट अदर फैसिलिटीज, बट साथ ही साथ इसको मेक श्योर करना दैट ये जो कैप्चर किया जाएगा ना, इट इज हार्ड टू अबेट सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर्स में कैप्चर किया जाए जहां जिसको कैप्चर करना एक नॉर्मल इंसान या फिर इसके लिए मुश्किल होगा। राइट, वेयर द एमिशंस आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, क्योंकि वहां पे हम लोग को पता है दैट इंडस्ट्रीज अगर चलेगा तो इसमें तो एमिशन होगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई रोक सकेगा नहीं ना। बट इसको हम लोग कैसे रोक सकेंगे? यस, बाई इन्वेस्टिंग ऑन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नाउ कैसे कैप्चर किया जाता है? देखो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम अदर गैसेस, है ना। उसके बाद जो इसको कैप्चर करने के मेथोडोलॉजीज है उसमें ये सारे मेथोडोलॉजीज है, जिसमें एक तो पोस्ट कंबशन कैप्चर किया जा सकता है, जैसे जब फ्यूल बर्न हो जाएगा उसके बाद कैप्चर किया जाएगा बाय यूजिंग केमिकल सॉल्वेंट्स, जिससे क्या सेपरेट किया जा सके CO2 को। राइट, एंड बहुत जो सुटेबल एग्जिस्ट अभी चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है फॉर द पावर प्लांट, वो चीज है पोस्ट कंबशन कैप्चर ही। बट हम लोग प्री कंबशन कैप्चर भी कर सकते हैं, जहां पे फ्यूल को कन्वर्ट कर ले टू द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग सेपरेट कर ले। कंबशन से पहले तो सिर्फ हाइड्रोजन ही चलेगा जो कि एक ग्रीन गैस है। राइट, नेक्स्ट इज ऑक्सीफ्यूल कंबशन, भी एक टेक्निक होता है जहां पे फ्यूल को बर्न किया जा सकता है यूजिंग ऑलमोस्ट प्योर ऑक्सीजन। इससे क्या होगा ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और स्टेम को जनरेट करता है, जिससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड को आप अलग से कैप्चर कर सकते हो। और चौथा टेक्निक जो है वो है डायरेक्ट एयर कैप्चर, दैट इज जो आसमान में अभी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो आप भी जो रिलीज कर रहे हैं, राइट, उसको डायरेक्टली कैप्चर कर दे। बट इसके लिए ऑफकोर्स हम लोग को कुछ ना कुछ एक डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। राइट, तो सवाल होता है दैट अगर आप जब इसको स्टोर करोगे व्हाट इज इट्स यूटिलाइजेशन? देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे कैप्चर किया जाता है ना, तो इसको बाद में हम लोग ग्रीन यूरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज कर सकते हैं। राइट, यही नहीं, इसको एनर्जी इनहांस ऑयल रिकवरी में भी यूज किया जा सकता है बाद में। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कभी कभी डीप अंडरग्राउंड इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू वैसे वाले रीजन्स जहां पे पहले ऑयल या फिर गैस फील्ड थे। अब सोचो इसके नीचे पहले ऑयल या फिर गैस फील्ड थे, ये तो ऑयल और गैस तो निकल गया। राइट, तो बाद में आप जब कार्बन कैप्चर कर रहे हो तो यहीं पे इसको घुसा दो, है ना। तो ये एक कुछ ऐसे टेक्निक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, नाउ वही बोला जा रहा है व्हाट इज अ पॉलिसी सपोर्ट देयर इन इंडिया? क्या कोई पॉलिसी सपोर्ट है? जी हाँ है। 2022 में नीति आयोग ने रिलीज किया था एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर दिस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। राइट, यही नहीं, अगर देख लोगे इसका मेन एम गवर्नमेंट का पता है क्या है? हमारे देश में डेवलपमेंट तो हो बट सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट हो, हम लोग आत्मनिर्भर हो सके, हम लोग कोई दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कार्बन के लिए, दैट कोई दूसरा देश हम लोग को डिक्टेट कर रहा है दैट कार्बन क्यों रिलीज कर रहे हो। हम लोग क्लियरली एकदम सीना तान के बोल सकते हैं दैट नहीं भाई हम लोग रिलीज कर रहे हो तो हम लोग कैप्चर भी कर रहे हैं। राइट, वैसे ही इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन हो सके, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है दैट पंचामृत इनिशिएटिव में इंडिया का क्या एम है? इंडिया का एम है दैट नेट जीरो कमिटमेंट को इंश्योर करना। राइट, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन? तो देखो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सपोर्ट करता है एनर्जी ट्रांजिशन को, यही नहीं ये इनेबल करता है प्रोडक्शन ऑफ लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, लो कार्बन हाइड्रोजन को। रिमूव किया जाता है एक्सिस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर से। इससे तो फायदा यही होगा ना दैट अगर एटमॉस्फेयर अगर कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, सॉरी एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इससे नुकसान किसको होगा भाई? हम जैसा आप जैसे लोगों को ही तो होगा, क्योंकि लॉन्गर रन में क्या होगा ना दैट वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है ना। और इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो हम लोग के देश में क्या है ना, इंडस्ट्री का ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है, बट इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही। राइट, तो कैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ भी किया जाए और साथ ही साथ क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव किया जाए, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव्स लिया गया है। तो व्हाट इज द चेंजेस दैट इज बीइंग एसोसिएटेड विद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन? देखो मेन
मेन जो चैलेंजेस है ना वो यही है दैट कैपिटल, बहुत पैसा खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी भी अभी इवॉल्विंग स्टेज में, अभी भी तैयार 100% बनाया हुआ टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, जिससे क्या कार्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सेफ स्टोरेज साइट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सके, वहां पे कैसे क्या कर सके, राइट। रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है जो कि इस सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बेसिस पे मैं एक एमसीक्यू पूछने वाला हूं, प्लीज स्टे ट्यून्ड योरसेल्फ विद दैट एमसीक्यू वाला सीरीज, बिकॉज शॉर्ट्स में ये एमसीक्यू पूछा जाएगा, आप उसमें आंसर दीजिएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव 2026-27 के बजट में ये लाया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था टू लॉन्च द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव का एम मेन यही है दैट कैसे रिवाइव और स्ट्रेंथन किया जा सके हमारे ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज, जिसमें खादी, जिसमें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट ट्रांजिशनल जो रूरल इंडस्ट्रीज है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। देखो, जो खादी, जो हैंडीक्राफ्ट बनाता है ना, वो कहीं ना कहीं अनकॉम्पिटिटिव है, राइट। वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है ना, क्योंकि कौन ये बनाते कौन है भाई? छोटे छोटे आर्टिशंस, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन। क्या इनको क्या कोई ब्रांड के अंडर में रखा गया है? अगर से फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे से फॉर एग्जांपल फैब इंडिया, जो क्या मुझे अभी याद आ रहा है, राइट। अब ये भी क्या करता है दैट इनसे बहुत सस्ते सस्ते दामों में खरीदता है और उसी चीज को मार्केट में महंगा महंगा बेच देता है। तो बीच में ये तो मिडिलमैन का काम कर रहा है ना, राइट। तो वही बोला गया है दैट अगर हम लोग को ये सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को अगर हटाना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ये महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को एकदम होल एंड सोल लेवल में प्रॉपरली इंक्लूड लॉन्च करना पड़ेगा, जिससे सबको फायदा हो सके। तो ओवरऑल फोकस एरिया क्या है इस इनिशिएटिव का? फोकस एरिया इंटायर वैल्यू चेन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हम लोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को कोर सेक्टर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसमें खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स आते हैं। और हम लोग को मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, जैसे कैसे हम लोग ग्लोबल मार्केट को एक्सेस प्रोवाइड करवा सके, कैसे हम लोग इनहांस कर सके ब्रांडिंग और पैकेजिंग को, कैसे हम लोग क्रिएट कर सके स्ट्रॉन्गर मार्केट लिंकेजेस को। ये सब कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव का फोकस एरियाज है, जिसके मेन जो बेनिफिशियरीज है वो कौन होने वाले हैं? वीवर्स, आर्टिसंस, विलेज इंडस्ट्रीज, रूरल यूथ, क्योंकि रूरल यूथ तो इसमें इन्वॉल्व है ना, और वैसे रीजन्स जो क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, राइट। क्योंकि इससे हम लोग सिर्फ यही इनको फायदा तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ हम लोग जो अपने देश के ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है उसको भी बचा रहे हैं। इससे हम लोग इनडायरेक्टली आर्टिशंस को इंकरेज कर रहे हैं दैट आप लोग मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक यूज कीजिए, आप लोग इंप्रूव टूल और प्रोसेसेस यूज कीजिए, बट साथ ही साथ हम लोग ये भी मेक श्योर कर रहे हैं दैट ट्रेडिशनल स्किल और कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व किया जा सके इंडिया में। इसीलिए इसका मेन फोकस जो है वो यही है दैट कैसे हम लोग बेटर डिजाइन, कैसे हम लोग क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, कैसे हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ला सके, जिससे सारे हमारे देश के वीवर्स, आर्टिशंस, रूरल यूथ, इन सबको फायदा पहुंच सके। यही नहीं, मार्केट एक्सेस को भी इंप्रूवमेंट करने की यहां पे बात की जा रही थी, क्योंकि यस, कैसे रिटेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को बनाया जा सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट किया जा सके, और ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का अंधाधुन इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि देखो, अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया, से फॉर एग्जांपल श्वलकुची में एक कोई पर्सन इज मेकिंग मेखला सादर फॉर से फॉर एग्जांपल 15K, बट वही चीज अगर आप दुकान से खरीदोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको शायद देना पड़ेगा 30K। डबल हो गया ना? तो अगर गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बना दे जहां पे ये डायरेक्टली इनको बेच सके, है ना, और वो भी कितना, इनको भी 15K में नहीं बेचना पड़ेगा, ये 20K में बेचेंगे, है ना। 20K में बेच के सरकार को भी कुछ टैक्स मिल जाएगा इससे, है ना। तो ये तो फायदा ही फायदा है ना, इनको भी ज्यादा पैसा मिला और ये मिडिलमैन जो है बीच में ये हट गया, राइट। तो ये चीज है जो क्या हम लोग का मेन थीम है। तो वही बोला गया इट शुड लिंक विथ आत्मनिर्भर भारत, दैट इज ये जो महात्मा गांधी स्कीम है, इसका मेन अलाइन है दैट हम लोग वोकल फॉर लोकल फिलॉसफी को प्रमोट कर सके, हम लोग हमारे देश में एमएसएमईज जो है उनको प्रमोट कर सके। और ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड आउटकम जो है उसका यही है दैट हाँ, हमारे देश में ऑफ कोर्स आने वाले जो जनरेशंस है उनका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल हो सके। रूरल डिस्ट्रेस जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे आर्टिशंस रोते हैं बैठकर दैट अरे भाई हम लोग मेहनत तो करते हैं, कुछ पैसा नहीं मिलता है, राइट, वो चीज घट सके और कहीं ना कहीं लोकल प्रोडक्शन भी बूस्ट हो सके, सेल्फ रिलायंस भी बूस्ट हो सके। इसके बेसिस पे मैं एमसीक्यू सीरीज में जरूर से पूछूंगा क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड आंसर दोज क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू।